उसने विवेक की तरफ देखकर कहा, मैंने सुना तो था कि आज फर्स्ट ईयर के किसी लड़के ने मैच में अंशुल को हराया है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो तुम ही हो। इसका मतलब तुम्हारी पोजीशन भी पक्की है कॉलेज की टीम में काउंटर स्ट्राइक के लिए। विवेक ने खाना खाते खाते अंशुल से पूछा, वैसे तुम्हें पता है कि गेम जीतने पर इनाम क्या मिलता है? अंशुल ने बताया, मुझे इतना पता है कि काउंटर स्ट्राइक में सबसे ज्यादा धनराशि रखी जाती है। बाकी सब खेलों में विजेता टीम को 40-50 हजार रुपए और ट्रॉफी तक मिलती है, लेकिन काउंटर स्ट्राइक का अमाउंट काफी हाई रहता है। मैं वीडियो गेम्स में अच्छा होता तो एक बार जरूर ट्राई करता। ये सुनकर विवेक की आंखें चमक उठी। उसे अभी तक इस बात की चिंता थी कि वो खुद से कॉलेज की फीस कैसे भरेगा, लेकिन अब उसे सामने एक रास्ता नजर आ रहा था। अंशुल ने आगे कहा, वैसे तुम्हें तो 1 महीने का कोर्स भी कवर करना पड़ेगा ना? आखिर 1 महीना लेट जो। वो तो है, विवेक ने बुझे मन से कहा। वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में सोच सोच कर खुश हो रहा था, लेकिन अंशुल की इस बात के बाद उसके दिमाग में भी सबसे पहली चीज यही आई कि सबसे पहले पढ़ाई पर ध्यान लगाना होगा, बाकी चीजें तो साइड में चलती रहेंगी। वो 1 महीने की पढ़ाई छूटने के कारण थोड़ा परेशान तो था, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर एक खास प्रकार की एक्साइटमेंट भी थी, क्योंकि उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा था। उसने तुरंत खाना खाया और फिर हाथ धोकर जगदीश के साथ वापस हॉस्टल की तरफ बढ़ गया। एपिसोड 5। जैसे ही सुबह के 7 बजे फोन का अलार्म बुरी तरह से बजने लगा। विवेक फोन पास ही टेबल पर रखकर सोया था ताकि सुबह वक्त पर जग सके। एकदम से तेज अलार्म बजने पर वो बुरी तरह बेड से नीचे गिर पड़ा। बड़बड़ाकर उठा तो देखा कि कोने वाले बिस्तर पर लेटा जगदीश भी ठीक उसी समय आंखें मलते हुए उठा था। विवेक ने तुरंत कल दुकान से खरीदा हुआ टूथपेस्ट निकाला और टूथब्रश को खोजकर तुरंत अपने कमरे से निकलकर लॉबी को पार करता हुआ उस जगह की तरफ बढ़ने लगा जहां कतार से वॉश बेसिन्स बने हुए थे। उस वक्त और भी कई लड़के इधर उधर घूमकर ब्रश कर रहे थे। कुछ लोग तो बहुत जल्दी उठकर फ्रेश हो चुके थे और अब बाल्टी लेकर लाइन से बने बाथरूम में से किसी एक के अंदर नहाने घुस चुके थे। विवेक को पहले ही दिन लेट नहीं होना था, इसलिए वो सारे काम थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाना चाहता था। 40 मिनट के अंदर ही वो नहा धोकर हल्के नीले रंग की टी शर्ट और जीन्स पहनकर पूरी तरह तैयार हो चुका था। जगदीश भी तब तक रेडी हो गया था। उसने विवेक से कहा, चलो चलकर मेस में पहले नाश्ता कर लेते हैं। तुम रजिस्टर और पेन वगैरह बैग में रख लो, लेक्चर 8:30 बजे से शुरू हो जाएंगे। वहीं मेस से नाश्ता करके डायरेक्ट अपनी क्लास की तरफ निकल जाना। विवेक और जगदीश अपना अपना बैग लेकर मेस की तरफ चल दिए। सुबह के वक्त मेस में विवेक को ज्यादा चहल पहल की उम्मीद थी, लेकिन जब वो अंदर पहुंचा तो देखा कि रात के मुकाबले इस वक्त भीड़ थोड़ी कम थी। इस वजह से उन्हें लाइन में भी खड़ा नहीं होना पड़ा। सबको आराम से नाश्ता मिल रहा था। जगदीश ने विवेक से कहा, ये देखो 1 महीने में ही लड़कों की एनर्जी डाउन हो गई। यही होता है जब हॉस्टल में रहना शुरू करते हैं। घर में सब कुछ एकदम टाइम टेबल के हिसाब से सेट होता है, लेकिन हॉस्टल में तो कोई टाइम पर जग भी जाए तो यही बड़ी बात मान ली जाती है। बहुत लड़के तो नाश्ता स्किप करके आते हैं क्लास में। फिर उन दोनों ने जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत नाश्ता ले लिया। आज नाश्ते के नाम पर कच्ची पक्की सिकी हुई ब्रेड थी, मक्खन और जैम अलग से रखे थे। विवेक ब्रेड लेते हुए बोला, ये क्या काम चलाओ नाश्ता है यार। ये सुनकर जगदीश ने मुस्कुराते हुए कहा, यही हॉस्टल लाइफ है विवेक बाबू। बात सिर्फ मेस के खाने की नहीं है, अभी तो हर तरह के मामले में अच्छा बुरा सब तरह का एक्सपीरियंस मिलने वाला है तुमको। किसी तरह थोड़ा बहुत नाश्ता खाकर विवेक ने फोन में टाइम देखा। 8:10 हो चुके थे। ये देखकर वो एकदम से अपनी बेंच से उछलकर खड़ा हो गया। ये देखकर इत्मीनान से नाश्ता करता हुआ जगदीश बोला, अरे क्या हुआ? विवेक ने उसकी तरफ देखकर कहा, अरे केवल 20 मिनट बचे हैं यार क्लास शुरू होने में। क्या तुम्हें पता है कि कंप्यूटर साइंस की क्लास लगती कहाँ है? सुनकर जगदीश बोला, अरे आराम से बैठो यार, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फर्स्ट ईयर वालों की क्लास सामने वाली बिल्डिंग में लगती है, ज्यादा टेंशन मत लो। विवेक बोला, तो फिर मैं चलता हूँ भाई, अभी ये भी तो देखना पड़ेगा कि क्लासेस है कहाँ पर, उसमें भी तो थोड़ा टाइम जाएगा ना। जगदीश ने कहा, एक काम करना, ग्राउंड फ्लोर पर ही एक सफेद चार्ट दीवार पर लगा होगा, उसमें सभी जगहों की जानकारी है। उसमें सब चीजें बता दी गई हैं कि कहाँ क्या है। एक बार गौर से देख लेना उसको, उसी से तुम्हें अपनी क्लास का भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं क्लास के बाद। इतना कहकर विवेक हाथ धोकर मेस के बाहर चला गया। अब उसे बाहर की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था
कि वो वाकई में कॉलेज में है। सब लड़के लड़कियां कंधे पर बैग टांग कर आपस में हंसते खिलखिलाते अपनी अपनी क्लासेस की तरफ बढ़ रहे थे। विवेक उस भीड़ के साथ ही सामने वाली बिल्डिंग में घुस गया और जगदीश के कहे अनुसार उस सफेद चार्ट को तलाश करने लगा। उस फ्लोर पर आमने सामने दोनों दीवारों पर डिस्प्ले बोर्ड लगे हुए थे और तरह तरह की सूचनाओं से संबंधित चार्ट और नोटिस भी चिपके हुए थे। उनमें से अपने मतलब की चीज ढूंढने में विवेक को थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जल्द ही उसकी नजर उस चार्ट पर भी पड़ी जिसकी बात जगदीश कर रहा था। उसने पास जाकर उस चार्ट को ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन वो किसी ब्लूप्रिंट जैसा लग रहा था। उसमें अलग अलग फ्लोर और वहां बने कमरों की जानकारी बहुत ही जटिल तरीके से दी हुई थी। पहली बार कोई ये चार्ट देखकर आसानी से नहीं समझ सकता था कि कौन सी जगह कहां पर है। विवेक चिढ़कर अपने आप में ही बुदबुदाया, ओह, अब इस चार्ट में थोड़ी देर सर खपाना पड़ेगा। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई। अभी पहले दिन जब आई थी तो इस चार्ट में काफी देर तक माथा पच्ची की थी, लेकिन उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर मुझे किसी तरह बाकी लोगों से पूछ पूछ कर ही क्लास की तरफ जाना पड़ा। विवेक पीछे मुड़ा, देखा तो एक पतली दुबली हल्के गेहूं रंग वाली आकर्षक सी लड़की सामने खड़ी थी। उसका कद विवेक से थोड़ा कम ही था। काले रंग का स्लीवलेस टॉप और नीली जीन्स पहन रखी थी उसने। बाल घने और लंबे थे। पोनीटेल होने के बाद भी कोई भी देखकर बता सकता था। तीखे नैन नक्श और आंखों में अलग ही चमक थी, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करती थी उसकी मुस्कुराहट, जो किसी का भी मन लुभा सकती थी। उसने विवेक की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, हाय, मैं हूं श्रुति भटनागर, कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर। तुम? विवेक ने उससे हाथ मिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं विवेक जोशी, मैं भी कंप्यूटर साइंस में ही हूं। आप मुझे बता सकते हैं कि क्लास कहां पर है? मैंने 1 महीना लेट एडमिशन लिया तो ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे। श्रुति ने हंसकर कहा, मेरी और तुम्हारी क्लास एक ही तो है, चलो मेरे साथ। फर्स्ट फ्लोर पर जाते ही सबसे पहली क्लास हम लोगों की ही है। आज पहला लेक्चर सुमित शर्मा सर का है। उनके लेक्चर में लेट होने का मतलब है अटेंडेंस नहीं मिलेगी, और एंड सेमेस्टर्स के एग्जाम्स में बैठने के लिए 75% से ज्यादा अटेंडेंस तो चाहिए ही चाहिए। विवेक उसके साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए बोला, मैं तो महीना भर लेट हूं। 75% अटेंडेंस के लिए तो मुझे हर रोज लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। तुम तो थर्ड काउंसलिंग करवा कर आए होंगे ना? ऐसे में तुम अकेले थोड़ी हो, अलग अलग ब्रांचेस के काफी बच्चे लेट आए हैं। तुम एक बार जाकर हमारे डिपार्टमेंट के हेड से बात कर लेना, वो कोई ना कोई तरीका बता देंगे। बातें करते करते विवेक को पता ही नहीं चला कि कब वो सीढ़ियां चढ़कर श्रुति के साथ कंप्यूटर साइंस की क्लास के सामने जा खड़ा हुआ। उस लॉबी की सबसे पहली क्लास ही वही थी। जब वे दोनों क्लास के अंदर घुसे तो माहौल देखकर विवेक का मन खुश हो गया। अभी प्रोफेसर सुमित शर्मा आए नहीं थे, इसलिए बच्चे आपस में ही शोर शराबा मचा रहे थे। 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में बना वो क्लासरूम ठीक ठाक बड़ा था। क्लास के बीचों बीच छत पर एक प्रोजेक्टर लगा हुआ था, जिसके ऑन होते ही सामने दीवार पर लगे चौड़े से व्हाइट बोर्ड पर कोई भी इमेज प्रोजेक्ट होने लगती। लेक्चरर्स की टेबल्स के पास एक माइक भी लगा हुआ था, ताकि वो जो पढ़ा रहे हैं वो एकदम पीछे बैठे स्टूडेंट्स को भी समझ में आ जाए। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर लड़के लड़कियां सब साथ में बैठे थे, जो कि विवेक जैसे छोटे शहर से आने वाले लड़के के लिए बड़ी बात थी। वो भी किसी बॉयज स्कूल का नहीं, बल्कि एक प्रॉपर कोएड स्कूल का छात्र था। लेकिन उनकी क्लास में लड़कियां और लड़के हमेशा अलग अलग ही बैठते थे। एक पूरी रो सिर्फ लड़कियों के लिए ही होती थी। विवेक ने यह भी ध्यान दिया कि नया चेहरा होने के कारण कुछ निगाहें अपने आप उसकी तरफ मुड़ गई थी, जिसके कारण वो थोड़ा नर्वस भी फील कर रहा था। उसके दिमाग में अभी इतना कुछ चल ही रहा था कि श्रुति की आवाज ने उसका ध्यान भटका दिया। वो बोली, तुम कहां खो गए मिस्टर? चलो जल्दी से सीट घेरते हैं, सुमित सर आते ही होंगे। बीच वाली रो में आगे से दूसरी वाली सीट एकदम खाली पड़ी थी। उसे देखकर श्रुति बोली, आओ यहां बैठते हैं। विवेक ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, बैठते मतलब? मैं तुम्हारे साथ बैठूं? श्रुति अपना बैग टेबल पर रखते हुए बोली, हाँ तो क्या हो गया? विवेक ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, दरअसल मेरे स्कूल में इतना खुला माहौल नहीं था। अगर कोई लड़का लड़की से कॉपी या पेन मांगने के लिए बात तक कर लेता था तो उसका मजाक बन जाता था। कॉलेज में इन सब चीजों को लेकर काफी अलग तरह का माहौल है। इसके बाद विवेक ने भी अपना बैग डेस्क पर रख दिया और दोनों उस बेंच पर बैठ गए। उसकी तरफ देखकर श्रुति बोली, चिंता मत करो, यहाँ 2-3 को छोड़कर हम सभी की स्कूल लाइफ ऐसी ही रही है।
लेकिन ये कॉलेज है, हम घर से दूर दिल्ली आकर पढ़ रहे हैं, तो पहली बार थोड़ा फ्रीडम भी एंजॉय कर ही सकते हैं। तभी विवेक ने देखा कि अंकुर भी 2-3 लड़कों के साथ क्लास में आ गया था। आते ही अंकुर की नजरें विवेक से मिली, वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उसके बाद अंकुर किनारे वाली रो की एकदम आखिरी सीट पर अपने एक दोस्त के साथ जाकर बैठ गया। इसके ठीक बाद ही प्रोफेसर सुमित शर्मा भी क्लास में आ चुके थे। विवेक ने यह उम्मीद की थी कि कोई 50 साल का अधेड़ इंसान होगा, लेकिन सुमित की उम्र 30-32 वर्ष के आसपास लग रही थी, जो काफी स्लिम और स्मार्ट दिखने वाला युवक था। उसकी हल्की बड़ी हुई दाढ़ी थी और वो सिंपल सी सफेद शर्ट और काली जींस पहनकर क्लास में आया था। उसके आते ही सभी स्टूडेंट्स एक सुर में बोले, गुड मॉर्निंग सर। सुमित भी मुस्कुरा दिया और बोला, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उसके बाद वो अपने साथ लाए रजिस्टर में कुछ चेक करने लगा। अचानक से उसकी नजर एक नाम पर पड़ी तो वो बोल पड़ा, ये विवेक जोशी कौन है क्लास में? अपना नाम सुनकर विवेक एकदम से खड़ा हो गया। बाकी सबकी नजर भी उसी की तरफ घूम गई। उसे गौर से देखने के बाद सुमित ने कहा, तो तुम हो नहीं हो एडमिशन? बड़ी जल्दी एडमिशन लेने का मन बना लिया तुमने यहाँ पर। ये सुनकर बाकी बच्चे हंसने लगे। विवेक थोड़ा छेपते हुए बोला, सर वो काउंसलिंग के चक्कर में थोड़ा लेट। सुमित उसकी बात काट कर बोला, हाँ, 3rd राउंड की काउंसलिंग पूरी करके आए हो। मुझे पता था कि कोई ना कोई वाजिब कारण ही होगा पूरा 1 महीने के बाद नया सेशन ज्वाइन करने का। वैसे तुमने इस बार और किसी जगह का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था क्या? विवेक ने बताया, सर पिछले साल IIT का दिया था, लेकिन उसमें कुछ खास हो नहीं पाया, लेकिन इस साल NDA क्लियर कर लिया था। सुमित की आंखों में हल्की सी हैरानी दिखाई दी। उसने आगे पूछा, तो फिर NDA के लिए क्यों नहीं गए? विवेक ने एक पल के लिए रुककर कहा, वो क्या है सर कि मुझे बचपन से ही कंप्यूटर्स में बहुत दिलचस्पी है। स्कूल में हमेशा इस सब्जेक्ट में टॉप किया था, और ये बात तो हर कोई जानता है कि राममूर्ति इंस्टीट्यूट की कंप्यूटर साइंस की ब्रांच पूरे देश में फेमस है। मुझे अपनी पसंद का सब्जेक्ट ऐसी जगह से पढ़ने का मौका मिल रहा था, तो मैं भला क्यों छोड़ता। ये जवाब सुनकर सुमित मुस्कुरा दिया। उसने कहा कि इसका मतलब है कि तुम्हें कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा। विवेक ने एक पल सोचकर कहा, जी सर, 11th और 12th क्लास में मैंने कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया था, तो मुझे C, जावा, पाइथन वगैरह का थोड़ा बहुत आइडिया है। सुमित अपनी टेबल के आसपास घूमते हुए बोले, अच्छा, फिर मैं इतना तो एक्सपेक्ट करके चल ही सकता हूँ कि तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जी सर, कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है। सुमित ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा तो फिर ये बताओ कि जो C लैंग्वेज हम लोग कंप्यूटर के लिए यूज करते हैं, उसे डेवलप किसने किया था? ये सवाल सुनकर बाकी छात्र भी आपस में खुसर-पुसर करने लगे थे। विवेक को अपने पीछे बैठे कुछ लड़कों की आवाज सुनाई दी। अभी नेट पर चेक करके जल्दी बता, हो सकता है इसके बाद अगला नंबर हमारा ही हो। विवेक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर इस लैंग्वेज को डेनिस रिची ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया था। उसके इस जवाब के बाद सुमित उसे प्रशंसा की नजरों से देखने लगा। उसे शायद इस बात की उम्मीद नहीं थी कि विवेक इसके सवाल का जवाब दे पाएगा। उसने खुश होकर कहा, बहुत खूब, मतलब तुम्हें वाकई प्रोग्रामिंग सीखने में इंटरेस्ट है। दरअसल कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेनी ही उन लोगों को चाहिए जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में अच्छी खासी दिलचस्पी हो। अक्सर लोग ये सोचकर इस ब्रांच को चुन लेते हैं कि गूगल जैसी कंपनी 1 करोड़ या 2 करोड़ सालाना पैकेज का प्लेसमेंट देती है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कंपनियां जॉब उन्हीं को देती हैं जो कई तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने में माहिर होते हैं। इसलिए मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सीखने पर फोकस कीजिए। कंप्यूटर साइंस बहुत ही दिलचस्प ब्रांच है, लेकिन प्रोग्रामिंग में माहिर बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए कई लोग 1 साल के बाद ब्रांच बदलकर किसी दूसरी ब्रांच में चले जाते हैं। आप में से भी कुछ लोग होंगे जिन्हें 1 साल बाद यह एहसास होगा कि कंप्यूटर साइंस उनके बस की नहीं है। उसके बाद जब सुमित को ध्यान आया कि विवेक अभी तक खड़ा है, तो उसे बैठने का इशारा करते हुए बोले, तुम्हारा 1 महीने का कोर्स छूट जरूर गया है, लेकिन अगर तुम्हें कोडिंग जैसी चीजों में शुरू से दिलचस्पी रही है तो कोर्स कवर करना तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। फिर सुमित ने मारकर हाथ में लिया और व्हाइट बोर्ड पर लिखते हुए कहा, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के बारे में। विवेक जब बैठा तो श्रुति धीरे से उसे बोली, तुम तो बहुत तेज निकले, ये तो मुझे भी नहीं पता था कि C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने डेवलप किया। विवेक धीरे से बोला, अरे वो बस अचानक से याद आ गया यार, मुझे डर था कहीं ऐसा कोई सवाल ना पूछ ले जिसमें पहले ही दिन में कोई जवाब ना दे पाऊं, लेकिन अभी तक सब ठीक चल रहा है। अच्छा सुनो, तुमने तो 1 महीने के क्लास के प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे ना? श्रुति बोली, अरे तुम टेंशन मत लो, नीचे फोटोकॉपी की दुकान है, वहां से मेरे नोट्स कॉपी करवा लेना।
अगर तुम प्रोग्रामिंग में स्कूल टाइम से इंटरेस्टेड रहे हो तो 1 महीने में ऐसा कुछ खास पढ़ाया नहीं गया जो तुम्हें समझ में नहीं आए। विवेक ने हल्के से सर हिलाकर उसे थैंक्स कह दिया। वो मन ही मन बहुत खुश था क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। उधर पिछली सीट पर अंकुर अपने दोस्त राघव के साथ बैठा था। राघव चौधरी बिहार से आया था। वो एक 6 फुट का लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर था। अंकुर ने जब देखा कि राघव पढ़ाई से ध्यान हटाकर एकदम गुस्से से विवेक की तरफ देख रहा है तो उसने पूछ ही लिया, क्या हुआ राघव, उधर क्या देख रहा है? राघव अपने बिहारी लहजे में बोला, कुछ नहीं यार, ये लड़का कुछ ज्यादा ही सट कर नहीं बैठा है श्रुति से। अंकुर ने हंसकर कहा, अरे तो चल क्यों रहा है, मैंने तुझसे कहा तो था कि तू बातचीत करना शुरू कर, लेकिन तूने कभी अपनी तरफ से श्रुति को अप्रोच ही नहीं किया। अब कोई और उसके बगल में बैठा तो तुझे बहुत चिढ़ हो रही है। राघव ने अंकुर की तरफ देखकर कहा, तूने सही कहा था यार अंकुर, हमको पहले ही इस मामले में कुछ करना चाहिए था। ये श्रुति जिस तरह से हंस हंस कर उससे बात कर रही है ना, ये हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अंकुर हंसकर बोला, ओह तो भाई साहब का जलन हो रही है, क्या बात है। राघव ने चढ़कर कहा, मजाक मत कर यार अंकुर, हमारी हालत समझो। ये सुनकर अंकुर बोला, तो परेशान क्यों हो रहा है, लड़का आज ही क्लास में आया है, तू 1 महीना पहले से है, तेरे पास ज्यादा अच्छा मौका है श्रुति को अप्रोच करने का, इतनी टेंशन मत ले। राघव उसकी बात सुनकर खामोशी से बैठ गया। लेकिन अब अंकुर की शक्ल देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके दिमाग में कोई खुराफात जन्म ले रही थी। उसके चेहरे पर एक मक्कारी भरी मुस्कान आ चुकी थी। 40 मिनट बाद सुमित शर्मा की क्लास खत्म हो चुकी थी। उन्होंने अपनी किताब कॉपी उठाते हुए कहा, आज के लिए बस इतना ही, बाकी टॉपिक्स को हम कल कवर करेंगे। उनके क्लास से जाते ही एक बार फिर से थोड़ा बहुत शोर होने लगा। विवेक ने श्रुति से पूछा, अगला लेक्चर किसका है? श्रुति ने जवाब दिया, विक्रम सिरोही सर का, वो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं। वैसे इस वाली क्लास में तुम्हें समझ में कितना आया? विवेक मुस्कुराकर बोला, मुझे तो लगभग सारी चीजें समझ में आ रही थी, ऐसा कुछ था ही नहीं जो सर के ऊपर से टप्पा खा के निकल जाए। अगर 1 महीने में ऐसी पढ़ाई ही हुई है तो शायद मुझे नोट्स की जरूरत भी ना पड़े। अच्छा जी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है तो फिर फोटोकॉपी रहने देते हैं। अरे नहीं नहीं, विवेक ने एकदम से कहा, फोटोकॉपी तो करवा देना यार, ताकि पता तो चले पढ़ाया क्या क्या है। ठीक है, इंटरवल में ये काम कर लेंगे। वैसे तुमने लाइब्रेरी से बुक्स भी नहीं ली होंगी ना? मुझे भी 2-3 बुक्स लेनी थी, मेरे साथ चलकर अपनी बुक्स ले लेना। विवेक बोला, थैंक्स श्रुति, इतनी हेल्प के लिए। श्रुति कुछ बोली नहीं, बस मुस्कुरा दी। विवेक को देखते समय उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की चमक आ गई थी। एपिसोड 6। एक के बाद एक 3 लेक्चर्स के बाद आखिरकार 1 घंटे का ब्रेक हो गया था। लेक्चरर के क्लास से बाहर जाते ही सभी स्टूडेंट्स अपनी किताब कॉपी समेटने में लगे थे। विवेक भी अपनी कॉपी बैग में रखते हुए श्रुति से बोला, चलो अब जल्दी से तुम्हारे नोट्स फोटोकॉपी करवा लेते हैं, भीड़ लग गई तो बेकार में टाइम वेस्ट होगा। श्रुति भी अपना बैग संभालते हुए खड़ी हो गई थी कि तभी अंकुर और राघव उनके पास आ गए। विवेक ने ध्यान दिया कि राघव को देखते ही श्रुति ने बुरा सा मुंह बना लिया था। अंकुर ने विवेक से पूछा, और भाई विवेक, कैसे रही आज की क्लास? विवेक ने मुस्कुराकर कहा, अभी तक तो सब अच्छे से समझ में आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूं कि श्रुति के नोट्स फोटोकॉपी करवा लूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। राघव ने अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए श्रुति की तरफ देखकर पूछा, कैसे हो श्रुति? श्रुति ने उसे नजरें चुराते हुए बड़ी बेरुखी से कहा, ठीक हूं, वैसे अब हमें चलना चाहिए विवेक, फोटोकॉपी करवाने के बाद तुम्हें लाइब्रेरी से बुक्स लेने भी जाना है। यह सुनकर विवेक एकदम से बोला, वो हाँ, किताबें लेने वाली बात तो मैं एकदम भूल ही गया था। फिर उसने अंकुर की तरफ देखकर कहा, अच्छा अब मैं चलता हूं अंकुर, बाद में मिलते हैं। अंकुर ने हल्के से सिर हिला दिया। विवेक और श्रुति तेजी से बाकी लोगों के साथ क्लास से बाहर निकल गए। उनके जाते ही राघव ने अंकुर से कहा, देखा तुमने अंकुर, हमसे किस तरह से बुरा सा मुंह बनाकर बात कर रही थी वो लड़की, इस नए लड़के के साथ घूमने को तो तुरंत रेडी हो गई। अंकुर ने उससे कहा, इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है राघव, तू दिन में 8-10 बार किसी से भी उसका हालचाल पूछेगा तो सामने वाला बंदा एक पॉइंट के बाद तो इरिटेट हो ही जाएगा ना। अपना तरीका बदल, बात करने के लिए थोड़ा सही तरीके से अप्रोच किया कर। राघव ने चिढ़कर कहा, अरे 12 साल बॉयज स्कूल में पढ़े, अब अचानक से अपना बात करने का सलीका कैसे बदलते भाई?
अंकुर हंसकर उसका कंधा थपथपाते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं मेरे शेर, श्रुति मेरी ही भाभी बनेगी। तू बस कोशिश करता रहे, हार मान जाएगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब चल, तेरा मूड ठीक करने के लिए कैंटीन पर समोसा खिलाता हूँ। राघव दुखी मन से बोला, तुम जाओ यार, हमारा मूड नहीं है। अंकुर उसे जबरदस्ती ले जाता हुआ बोला, वाह वाह, नवाब साहब का मूड नहीं है। अबे चुपचाप चलता है या यहीं सबके सामने पीट दूं तुझे? ये सुनकर राघव ने दुबले पतले अंकुर की तरफ देखा। उन दोनों की हंसी एक साथ छूट गई। अंकुर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, ये हुई ना बात, चल अब समोसा खाते हैं। फिर वे दोनों सीढ़ियों से उतरते हुए कॉलेज के कैंटीन की तरफ चल दिए। जाते समय अंकुर ने दूर से ही फोटोकॉपी की दुकान पर खड़े विवेक और श्रुति को देखा। उन्हें साथ देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो कुछ सोच रहा था। दूसरी तरफ विवेक ने श्रुति ने सारे नोट्स को फोटोकॉपी करवा कर कहा, यह अच्छा हुआ कि अभी ज्यादा भीड़ नहीं थी, चलो अब लाइब्रेरी चलकर अपनी अपनी बुक्स ले लेते हैं। श्रुति उसके साथ लाइब्रेरी की तरफ चलती। कॉलेज लाइब्रेरी उनकी बिल्डिंग के एकदम दाईं तरफ वाली बिल्डिंग थी। अंदर जाकर सबसे पहले गार्ड को अपना कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ता था। उसके बाद गार्ड जेब वगैरह चेक करके लाइब्रेरी के अंदर जाने देता था। अपनी अपनी आईडी गार्ड को दिखाकर विवेक और श्रुति अंदर लाइब्रेरी की तरफ बढ़े। विवेक ने ध्यान दिया कि लाइब्रेरी के अलग अलग सेक्शंस थे। एक तरफ लोग बैठकर चुपचाप अखबार या कोर्स की किताब पढ़ रहे थे। दो बहुत लंबी लंबी मेजों को आपस में जोड़ दिया गया था और उसके दाईं और बाईं तरफ सब कुर्सी लेकर लाइन से बैठे हुए पढ़ाई में मशगूल थे। सामने दीवार पर बड़ा बड़ा लिखा था, कृपया लाइब्रेरी में प्रवेश करने के बाद अपना फोन स्विच ऑफ कर दे। जैसे ही विवेक की नजर उस लाइन पर पड़ी, उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकालकर स्विच ऑफ कर दिया। लाइब्रेरी के एकदम दूसरे छोर पर बड़ी बड़ी लकड़ियों की अलमारियां थी, जिनमें फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक की किताबें मौजूद थी। हर अलमारी पर लेबल लगा हुआ था, जिससे पता चलता था कि उसमें कौन से ईयर और ब्रांच की किताबें रखी हुई हैं। जल्दी ही विवेक और श्रुति की नजर एक बड़ी सी अलमारी पर पड़ी, जिस पर सफेद रंग का लेबल लगा हुआ था। उस पर साफ साफ लिखा था, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस। वो उसी अलमारी की तरफ बढ़ गए और अलग अलग सब्जेक्ट्स की किताबें छांटने लगे। विवेक एक एक करके 6 सब्जेक्ट्स की किताबें निकाल ही रहा था कि उसकी बगल में खड़ी श्रुति धीरे से बोली, वैसे स्कूल में अगर तुम्हारा इंटरेक्शन लड़कियों से इतना ही कम था तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं होगी? किताबें छांटता विवेक एकदम से चौंक गया। उसे इस सवाल की आशा नहीं थी। उसने कहा, नहीं, गर्लफ्रेंड तो कोई नहीं थी। हालांकि एक लड़की पर क्रश था, लेकिन विवेक ने बात अधूरी छोड़नी चाहिए, लेकिन श्रुति ने जोर देकर पूछा, लेकिन लेकिन क्या? उसके सामने कभी अपने दिल की बात रख ही नहीं पाया। वो भी बहुत शर्मीली थी। उसकी फैमिली भी शायद थोड़ी कंजर्वेटिव टाइप की थी। कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि उसे अप्रोच कर सकूं। विवेक की आवाज में श्रुति को हल्का सा दर्द महसूस हुआ। वो बोली, कोई बात नहीं, जो बीत गया उसके बारे में क्या सोचना। अब तुम कॉलेज में हो, अपने आसपास देखो, क्या पता कोई पसंद आ जाए। ये सुनकर विवेक मुस्कुरा दिया। दोनों अपनी अपनी किताबें लेकर उस जगह से बाहर निकल आए। बाहर जाते समय उन्हें एंट्री करनी पड़ी। गार्ड ने एक बार फिर से उनका आईडी कार्ड चेक किया और उसके बाद वे बाहर निकलकर किताबें अपने अपने बैग में रखने लगे। उसके बाद विवेक ने श्रुति से कहा, अच्छा मैं मेस में खाना खाने जा रहा हूँ, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी, अब 2 बजे क्लास में मिलते हैं। उसी वक्त श्रुति की एक दोस्त प्रीति भी उस तरफ आ गई। उसने श्रुति से कहा, अरे श्रुति आजा, खाना खाने चले। लेकिन तभी उसकी नजर विवेक पर पड़ी। श्रुति ने प्रीति से कहा, हाँ मैं बस आ ही रही थी, वैसे इससे मिल प्रीति, ये मेरा बैचमेट है विवेक जोशी। प्रीति ने विवेक से हाथ मिलाया। श्रुति विवेक से बोली, ये मेरी रूममेट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में है। श्रुति ने आगे विवेक की तरफदारी करते हुए प्रीति से कहा, ये 1 महीना लेट आया है, लेकिन फिर भी पढ़ाई में काफी तेज है। स्कूल टाइम से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी रखता है। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, ये बेकार में ही मेरी ज्यादा तारीफ कर रही हैं। वैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हैं तो मेरे रूममेट जगदीश को भी जानती होंगी ना? प्रीति बोली, ओ तो जगदीश आपका रूममेट है? थोड़ा लल्लू टाइप है, मतलब पढ़ने में तो अच्छा, लेकिन लड़कियों से ज्यादा बातचीत नहीं कर पाता। मैंने उससे 2-3 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो काफी शाय है इस मामले में। ये सुनकर विवेक हंसने लगा और बोला, मुझे लग ही रहा था। प्रीति ने उससे कहा, प्लीज उसे ये मत बोलना कि मैंने उसे लल्लू बोला है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, इधर की बात उधर करने वालों में से नहीं हूं। अच्छा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय श्रुति।
इतना कहकर विवेक कंधे पर बैग टांगे अपने मेस की तरफ बढ़ने लगा। पीछे खड़ी श्रुति उसे जाते हुए देख रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। प्रीति उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोली, ओ मैडम, चला गया वो? श्रुति ने एकदम से हड़बड़ाकर कहा, ओ हमें भी लंच के लिए चलना चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा टाइम भी नहीं बचा। प्रीति ने हंसते हुए पूछा, वैसे ये सब था क्या? श्रुति ने आंखें मींचते हुए कहा, क्या किस बारे में बात कर रही है? प्रीति बोली, जान क्यों बन रही है? तुझे अच्छी तरह पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैडम, 1 महीने से आपका सिर्फ एक ही रूटीन रहा है, क्लास से हॉस्टल और हॉस्टल से वापस क्लास। अभी तक तूने किसी लड़के को भाव नहीं दिया था। वो राघव बेचारा हमेशा हालचाल लेने आता था तो उसे भाव नहीं देती थी, तो फिर अचानक ये इस लड़के के साथ कैसे घूमना फिरना हो रहा है? श्रुति उससे बोली, तू भी ना बस गजा भी करती है प्रीति, अब अपने बैचमेट से बात भी ना करूं क्या? प्रीति उसे चढ़ाने वाले लहजे में बोली, हाँ हाँ कर ना, बिल्कुल कर, आज तो तेवर ही बदले हुए हैं मैडम के। श्रुति चेपते हुए बोली, तेरा कुछ नहीं हो सकता, चल चुपचाप खाना खाने। उधर विवेक खाना लेकर टेबल पर बैठा ही था कि उसे अंकुर मिल गया, लेकिन उसके साथ राघव नहीं था। अंकुर ने विवेक को देखकर कहा, अरे भाई, बैग तो काफी भारी लग रहा है, लगता है आज ही लाइब्रेरी से सारी किताबें लेकर आ गए हो। मेरी तो अभी भी 1-2 किताबें बची हैं। हाँ भाई, ऐसे टालते रहने से ही काम बढ़ता है, तो सोचा आज ही सारी किताबें ले आऊं। अंकुर ने उसे छेड़ने के अंदाज में कहा, आज तो श्रुति भी पूरे टाइम तेरे साथ ही घूम रही थी, लगता है पहले दिन आकर पढ़ाई में टॉप मारने के साथ गर्लफ्रेंड बनाने का भी इरादा कर लिया। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, विवेक ने हंसते हुए कहा, वो बस मेरी हेल्प कर रही थी और फिलहाल मुझे कोर्स कवर करने की जल्दी है, बाकी तो कुछ है ही नहीं इस वक्त दिमाग में। अंकुर गहरी सांस लेकर बोला, लो जी, मुझे लगा था कि आकर तुझे थोड़ा छेड़ूंगा, लेकिन तूने तो बात ही खत्म कर दी। फिर दोनों ने जल्दी जल्दी खाना खत्म करके हाथ धो लिए। अगली क्लास शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं था। अंकुर और विवेक साथ में ही बात करते करते क्लास के लिए निकल रहे थे कि तभी अंकुर ने देखा कि अपने मोबाइल की स्क्रीन में झांकते विवेक के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। ये देखकर अंकुर ने पूछा, अरे क्या हुआ विवेक, थोड़े परेशान लग रहे हो? विवेक, अजीब बात है यार, मैं फोन से कभी भी अपने फेसबुक अकाउंट से साइन आउट नहीं करता, लेकिन आज पता नहीं कैसे अकाउंट से अपने आप साइन आउट हो गया। तब जब आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करना चाह रहा हूं तो वो भी नहीं हो रहा। ये सुनकर अंकुर बोला, अरे यार, एक तो तुम चलते चलते पासवर्ड डाल रहे हो, ये भी तो हो सकता है कि एक आध अक्षर इधर उधर हो गया हो। अब बस 3 क्लासेस और बची हैं, उन्हें अटेंड करने के बाद आराम से अकाउंट खोल कर देख लेना। विवेक को अंकुर की बात ठीक लगी, उसने वापस फोन जेब में रख लिया और तेजी से दोनों लोग क्लास की तरफ बढ़ चले। क्लास में पहुंचकर अपनी अपनी जगह पर वापस बैठ गए। श्रुति विवेक से पहले ही आकर बैठ चुकी थी। विवेक जैसे ही उसके बगल में बैठा, उनकी 40 वर्षीय लेक्चरर वीणा दीक्षित आ गई। उन्होंने माथे पर एक मोटी सी बिंदी लगा रखी थी और बाल सलीके से पीछे की तरफ गूंथ रखे थे। उनके आते ही जो स्टूडेंट्स इधर उधर खड़े थे वो सभी तेजी से जाकर अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। उनके चेहरे के भाव थोड़े सख्त थे। उन्हें देखकर विवेक ने धीरे से श्रुति से पूछा, ये तो काफी स्ट्रिक्ट लगती है, क्या पढ़ाती हैं ये? श्रुति ने भी फुसफुसाकर जवाब दिया, वीणा मैम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम पढ़ाती हैं, और तुम सही हो, ये काफी स्ट्रिक्ट है। वीणा ने सबसे पहले आकर अपने हाथ में थामे हुई किताबें टेबल पर रखी और स्टूडेंट्स की तरफ देखकर कहा, आज कमल सर बीमार हैं तो आप लोगों के 2 ही लेक्चर्स होंगे जो मैं लूंगी। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जावा और पाइथन लैंग्वेजेस सिखाने के लिए कॉलेज में अलग से वर्कशॉप होने वाली है, क्या आप लोगों ने उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है? किसी ने कुछ नहीं कहा तो वे दोबारा बोली, वाह, इसका मतलब यहाँ सभी जावा और पाइथन के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी ही नहीं है। श्रुति अपनी जगह से उठकर बोली, मैम मैंने पाइथन सीखने के लिए वर्कशॉप में रजिस्ट्रेशन किया है। वीणा ने उसे कनखियों से देखते हुए कहा, पाइथन के लिए क्यों, जावा के लिए क्यों नहीं? क्योंकि मुझे जावा प्रोग्रामिंग पहले से आती है मैम, मैं स्कूल टाइम में जावा और एक्सएमएल की कोडिंग की मदद से एक एंड्रॉइड ऐप डेवलप भी कर चुकी हूँ। अब मुझे एथिकल हैकिंग के बारे में जानने में थोड़ी दिलचस्पी है, जिस वजह से मैं पाइथन लैंग्वेज सीखना चाहती हूँ। ये सुनकर विवेक भी हैरान रह गया। श्रुति के बारे में ये नई चीज पता चली थी उसे। वीणा ने एक पल रुककर कहा, ओके गुड, वर्कशॉप थोड़े दिनों में शुरू हो जाएगी। अगर पाइथन लैंग्वेज ढंग से सीख ली तो आप लोगों को रेगुलर पढ़ाई में भी काफी मदद मिलेगी, इसलिए मैं सभी को रेकमेंड करूंगी कि ये वर्कशॉप अटेंड करें, बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए अब डेटा स्ट्रक्चर का नया टॉपिक शुरू करते हैं।
2 घंटे तक क्लास में खामोशी छाई रही। सिर्फ वीणा मैम की आवाज ही गूंज रही थी। इससे विवेक को अंदाजा लग गया कि स्टूडेंट्स इनसे कितना खौफ खाते थे। जब 2 घंटे बाद वे क्लास से बाहर निकली तो सबने राहत की सांस ली और अपना बैग समेटने लगे। विवेक ने श्रुति से कहा, वाह, तुम्हें जावा पर इतनी तगड़ी कमांड है कि तुमने एक ऐप तक बना डाली। श्रुति गहरी सांस लेकर बोली, हाँ, बनाई थी, एक मैसेजिंग टाइप सिंपल सी ऐप ही थी, लेकिन उसे कभी प्ले स्टोर पर लॉन्च नहीं कर पाई क्योंकि उसके लिए थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ती है। वैसे तुम वर्कशॉप अटेंड करोगे क्या? विवेक खड़ा होकर बोला, मैं सोच कर बताता हूँ। फिलहाल तो ये देखूंगा कि 1 महीने में क्या क्या पढ़ा दिया गया है। अगर मिला कि कोर्स आराम से कवर हो सकता है तो वर्कशॉप अटेंड कर लूंगा। इसके बाद वे लोग बातें करते करते बाकी स्टूडेंट्स की भीड़ के साथ बाहर निकल गए और अपने आप हॉस्टल की तरफ बढ़ गए। विवेक का दिमाग स्पोर्ट्स फेस्टिवल और कोर्स करने की उधेड़-बुन में था, इसलिए उसे याद ही नहीं रहा कि उसे अपने फेसबुक अकाउंट में वापस लॉग इन करके देखना था। उसे बस अपने रूम पर पहुंचकर सुस्ताने की जल्दी थी। गर्ल्स हॉस्टल कैंपस में एकदम किनारे वाली बिल्डिंग थी। लड़कों के हॉस्टल उस जगह के आसपास भी नहीं थे। थकी हारी श्रुति अपने रूम पर पहुंची और बैग एक तरफ पटक कर बेड पर लेट गई। प्रीति भी ठीक उसी वक्त क्लास से वापस आई थी। कमरे में घुसते हुए बोली, ओहो, तो मैडम विवेक जी के साथ घूम घाम कर वापस आ गई। श्रुति, उससे मैं आज ही मिली हूँ यार, अभी ठीक से जान पहचान भी नहीं हुई और तूने बातें बनानी भी शुरू कर दी। प्रीति मुस्कुराकर बोली, अरे मैडम, जान पहचान भी हो जाएगी, चिंता क्यों कर रही हैं आप? तभी अचानक से श्रुति का फोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। उसने जेब से फोन निकाला तो देखा कि फेसबुक पर विवेक की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। ये देखकर वो एकदम से उठ बैठी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। प्रीति भी उसके पास पहुंचकर फोन में झांकती हुई बोली, ये लो, ये लड़का तो बड़ा तेज निकला, तुरंत तुम्हारा नाम सर्च करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी। श्रुति ने तुरंत ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। ये देखकर प्रीति बोली, क्या यार, थोड़ा भाव तो खाती, तूने भी तुरंत रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके सारा मजा खराब कर दिया। श्रुति बोली, ठीक है यार, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में क्या भाव खाना। चल अब मैस में चलते हैं, अब तक तो शाम की चाय भी मिलने लगी होगी। इतना कहकर वो प्रीति के साथ कमरे से बाहर चल दी। उधर 4th ईयर हॉस्टल में राजन के कमरे में बैठे राजन और अंकुर अपना पेट पकड़कर हंस रहे थे। राजन बोला, कुछ भी कहो, तो है बड़ा तेज लड़का यार, फेसबुक हैक करके लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी। लगता है विवेक को पूरी तरह फंसवाने का प्लान है। ये सुनकर अंकुर बोला, अरे अभी तो आप देखते जाओ राजन सर, तो विवेक ज्यादा हीरो बन रहा था ना उस दिन, उसे तो मैं ऐसा फंसाऊंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगा मेरा नाम। राजन ने कुछ सोचते हुए कहा, जब ऐसे विवेक भी तो कभी ना कभी अपना फेसबुक अकाउंट खोल कर देखने की कोशिश करेगा, तब तो उसे पता चल ही जाएगा ना कि उसका अकाउंट हैक हो चुका है। इस पर अंकुर ने कहा, उसे जब तक पता चलेगा तब तक चलेगा, लेकिन जरा ये सोचे कि इतनी देर में उसके अकाउंट के जरिए क्या क्या खेल हो चुका होगा। राजन ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, तो फिर आगे विवेक बनकर श्रुति को कैसे अप्रोच करने का इरादा है? अंकुर बस मुस्कुरा दिया। उसकी मॉनिटर स्क्रीन पर विवेक का फेसबुक अकाउंट किसी खुली किताब की तरह पड़ा हुआ था। अचानक उसे नोटिफिकेशन आया कि श्रुति ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। ये देखकर अंकुर ने चौंक कर कहा, अरे इस लड़की ने तो बड़ी जल्दी विवेक की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। इसका मतलब इसके दिल में विवेक को लेकर कुछ तो है। आज मैंने क्लास में भी ध्यान दिया था कि विवेक से कुछ ज्यादा ही मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। अब मैं फेसबुक के थ्रू विवेक बनकर मिस श्रुति को अप्रोच करूंगा। राजन ने निराश होकर कहा, लेकिन उससे होगा क्या? तो जाने अनजाने गर्लफ्रेंड बनाने में विवेक की मदद ही करेगा। ये सुनकर अंकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा प्लान तो कुछ और ही है, आपको भी वक्त आने पर पता लग ही जाएगा। एपिसोड 7। श्रुति रात के 8:30 बजे मेस से खाना खाकर कमरे में अपनी टेबल पर बैठी पढ़ रही थी। प्रीति उस वक्त रूम में नहीं थी। अचानक से उसका फोन बजा। उसने जब फोन खोलकर देखा तो फेसबुक पर किसी के मैसेज का नोटिफिकेशन था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि मैसेज विवेक का है। इनबॉक्स खोलकर उसने मैसेज पढ़ा। विवेक ने हाय भेजा था। श्रुति ने भी हेलो लिखकर तुरंत उसे रिप्लाई भेजा। विवेक का अगला मैसेज था, क्या कर रही हो? श्रुति ने जवाब दिया, थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रही थी। तुम क्या कर रहे हो? कुछ पलों बाद विवेक का रिप्लाई आया, मैं भी पढ़ ही रहा था, अपने नोट्स की फोटोकॉपी करवा कर देने के लिए थैंक्स, वरना मैं बहुत परेशान हो जाता।
श्रुति ने खटखटाखट उंगलियां चलाकर रिप्लाई दे दिया। इसमें थैंक्स की क्या बात है, दोस्तों का तो काम ही होता है एक दूसरे की मदद करना। इस पर विवेक का रिप्लाई आया, हाँ वो तो है, लेकिन तुम वाकई में बहुत अच्छी हो श्रुति। काश मैं तुमसे पहले मिला होता। श्रुति की दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विवेक इतनी जल्दी उसे इस तरह से अप्रोच करेगा। वो बोली, ऐसा क्यों कह रहे हो विवेक? वाकई श्रुति तुम एक परफेक्ट लड़की हो, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट। ओहो, तो तुम मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? विवेक का रिप्लाई आया, हाँ कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं करता। श्रुति ने जब आराम से पीठ कुर्सी पर टिका लिया और रिप्लाई किया, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इनफैक्ट मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बाद विवेक की तरफ से रिप्लाई आया, मुझे तुमसे मिले एक ही दिन हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे एक इंस्टेंट कनेक्शन फील हो रहा है। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? श्रुति ने मुस्कुराकर रिप्लाई किया, हाँ। तभी अचानक से उसे प्रीति की आवाज कॉरिडोर में सुनाई दी। तो अपनी किसी दोस्त से बात करते हुए रूम की तरफ बढ़ रही थी। श्रुति ने तुरंत टाइप किया, अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, अभी पढ़ रही हूँ, बाय। विवेक की तरफ से भी बाय का एक छोटा सा रिप्लाई आ गया और फेसबुक पर चली उनकी बातचीत वहीं पर खत्म हो गई। श्रुति ने फोन को एक तरफ रख दिया और वापस पढ़ने लगी। तब तक प्रीति भी रूम में आ गई थी। उसने आते ही श्रुति की तरफ देखा जो कि पढ़ते हुए मुस्कुरा रही थी। ये देखकर वो बोली, क्या बात है श्रुति, ऐसा क्या पढ़ रही है जो चेहरे पर मुस्कान आ गई? कुछ नहीं, कोई पुरानी बात एकदम से याद आ गई, श्रुति ने कवर करने के लिए बोला। प्रीति ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बेड पर लेटकर अपना फोन चलाने लगी। श्रुति के चेहरे पर वो मुस्कुराहट अभी तक कायम थी। उधर अंकुर और राजन फोर्थ ईयर हॉस्टल के पास बने पेड़ों के झुरमुट के पास से हंसते हुए निकल रहे थे। राजन ने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा, मैं तो मान ही नहीं सकता कि तेरी आज तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं रही अंकुर। तूने श्रुति से जिस तरह मैसेजेस में बातें की, मजा ही आ गया। वो बेचारी तो यही समझ रही होगी ना कि विवेक उससे ये सब बातें कर रहा है। अंकुर ने हंसकर कहा, अरे अभी तो शुरुआत है सर, आप देखना कि आगे आगे क्या होता है। वैसे मुझे लगता है कि विवेक कोर्स कवर करने में इतना बिजी हो गया कि दोबारा अपना फेसबुक अकाउंट चेक नहीं किया होगा उसने, वरना उसे पता चल जाता कि उसके अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया है। वैसे अब तेरा आगे का प्लान क्या है, क्या करेगा इस अकाउंट के साथ? अरे बस आप देखते जाओ सर। वैसे श्रुति जी से इतनी बातें करने के बाद अब सिगरेट की तलब लग रही है। आपको पीनी है क्या? हाँ हाँ चलना दुकान पर, मुफ्त की सिगरेट के लिए मैंने आज तक कभी मना किया है क्या? सुनकर अंकुर हंस दिया। उसके बाद दोनों कॉलेज के बाहर कतारों में बनी दुकान की ओर बढ़ चले। सुबह फिर से 8:30 बजे सभी लोग क्लास की तरफ भाग रहे थे। विवेक भी मैस से नाश्ता करके बिल्डिंग की तरफ बढ़ ही रहा था कि पीछे से उसे आवाज सुनाई दी, अरे भाई जरा रुको तो। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा कि एक लड़का उसकी तरफ बढ़ रहा था। विवेक ने उसे देखकर पूछा, अरे भाई तुम तो वही हो ना जो उस दिन दुकान पर मिले थे? हाँ भाई, मेरा नाम अक्षत है। अक्षत ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। विवेक ने भी मुस्कुराकर हाथ मिलाते हुए कहा, मेरा नाम विवेक जोशी है। उसके बाद दोनों क्लास की तरफ बढ़ गए। अक्षत ने उससे पूछा, अच्छा मैं कल तुमसे पूछना भूल गया था, तुम्हें नोट्स चाहिए क्या? नहीं भाई अब जरूरत नहीं है, विवेक ने कहा। मैंने किसी और के नोट्स फोटोकॉपी करवा लिए थे। कल रात में देखने में यही बिजी रहा था कि कितना कोर्स हो गया है। अक्षत ने उससे पूछा, तो क्या लगता है आराम से कवर हो जाएगा सारा कोर्स? हाँ यार, शुक्र है कि अभी तक ज्यादातर चीजें बेसिक ही हैं, ज्यादा एडवांस कुछ हुआ नहीं। पुरानी चीजें कवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं बेकार ही बहुत परेशान हो रहा था। बातें करते करते वो क्लास के अंदर आ चुके थे। विवेक की नजर एकदम से श्रुति पर गई जो उसे देखकर मुस्कुरा उठी थी। उसने ध्यान दिया कि श्रुति ने बीच वाली रो में आगे से दूसरी सीट आज दोबारा विवेक के लिए घेर रखी है। अक्षत ने विवेक से कहा, ठीक है भाई, मैं अपनी सीट पर जाकर बैठता हूँ। विवेक ने धीरे से सर हिला दिया और फिर श्रुति की तरफ आते हुए बोला, थैंक्स यार श्रुति, तुमने आज फिर से मेरे लिए सीट रिजर्व कर ली। श्रुति मुस्कुराकर बोली, इसमें थैंक्स की क्या बात है, तुम अगर पहले आ जाते तो तुम भी यही करते। श्रुति के बोलचाल के तरीके में विवेक को आज थोड़ा अंतर लग रहा था। वो कल की तरह एकदम बेबाकी से बात नहीं कर रही थी। विवेक को देखते समय कभी वो शर्मा कर नजरें नीचे कर लेती तो कभी बाल धीरे से पीछे करने लगती। ये विवेक को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसे इस बात पर ध्यान देने का ज्यादा मौका नहीं मिला क्योंकि तब तक सुमित शर्मा ने पढ़ाने के लिए क्लास में आ चुका था।
उनके आते ही सभी ने एक साथ कहा, गुड मॉर्निंग सर। सुमित ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गुड मॉर्निंग क्लास। तो कल हमने लास्ट टॉपिक जहां से छोड़ा था वहीं से आज दोबारा शुरू करेंगे। तभी पीछे से राघव के साथ बैठे अंकुर ने हाथ खड़ा करके पूछा, सर मेरा एक सवाल है। सुमित ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ तो पूछो अंकुर। अंकुर ने खड़े होकर सुमित से कहा, सर मैं ये जानना चाहता हूं कि किसी प्रोग्रामर और डेवलपर में फर्क क्या होता है। हम भी जब आगे किसी कंपनी में काम करने जाएंगे तो ज्यादातर लोग इन्हीं दोनों पोस्ट पर काम करेंगे, तो क्या आप क्लियर कर सकते हैं कि इन दोनों का काम क्या होता है। सुमित ने कहा, बिल्कुल, ये फर्क आप लोगों को अच्छे से पता भी होना चाहिए। दरअसल जो लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं वो कहलाते हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट। ये जावा, पाइथन, C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आविष्कार कंप्यूटर साइंटिस्ट ही करते हैं। उसके बाद आते हैं प्रोग्रामर, जिनका एक से ज्यादा लैंग्वेजेस पर अच्छा खासा कमांड होता है और वो जानते हैं कि कोई भी सिस्टम इन लैंग्वेजेस के जरिए किस तरह से ऑपरेट करता है। डेवलपर की पकड़ किसी एक भाषा पर होती है और उनका काम एंड्रॉइड या विंडोज सिस्टम के लिए ऐप डेवलप करने का होता है। जैसे कि हमारी ही क्लास की एक माहिर स्टूडेंट श्रुति एक ऐप ऑलरेडी डेवलप कर चुकी है। श्रुति ने मुस्कुराकर कहा, सर वो तो ऐसी बस काम चलाओ ऐप थी, मैं तो उसे लॉन्च भी नहीं कर पाई थी। इस पर सुमित बोले, कोई बात नहीं, तुमने एक ऐप डेवलप की जिसका मतलब ये है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर तुम्हारी कमांड बहुत अच्छी है। क्या पता आगे जाकर कोई बेहतरीन ऐप बनाकर लॉन्च कर दो। खैर, प्रोग्रामर और डेवलपर ही ज्यादातर आपको किसी कंपनी में काम करते मिलेंगे, लेकिन इनके अलावा एक और कैटेगरी होती है। उस कैटेगरी का नाम है हैकर। ये सुनते ही बच्चों में आपस में ही खुसर पुसर चालू हो गई। ये देखकर सुमित बोले, आप हैकर शब्द सुनते ही आपस में बातचीत करने लगे, जिससे यह साबित होता है कि आप सबने फिल्मों के जरिए हैकर्स के कारनामों को देखा है। वैसे मैं बता दूं कि वास्तविक जीवन में हैकर्स इतने फैंसी तरीके से काम नहीं करते जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं। उन्हें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है और वो उन्हीं की मदद से सिस्टम में किसी प्रकार की कमी खोजते हैं। जब वो कमी उन्हें मिल जाती है तो ये उनके ऊपर है कि उनका इस्तेमाल वो किस तरह से करते हैं। अगर हैकर एक अच्छा आदमी है तो कंपनी को आगाह करेगा, लेकिन अगर हैकर स्वार्थी है तो वो अपने फायदे के लिए भी उस सिस्टम का यूज कर सकता है। आजकल तो दुनिया में ऐसे ऐसे खतरनाक हैकर हो गए हैं जो बैंक लूटने से लेकर मिसाइल के लॉन्च कोड्स तक अपने कब्जे में कर लेते हैं। हैकर बनने के लिए किसी तरह की औपचारिक पढ़ाई या कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं होता। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का अच्छा ज्ञान है और आप थोड़े से क्रिएटिव हैं तो आप भी एक हैकर बन सकते हैं। एक अच्छा प्रोग्रामर या डेवलपर भी हैकर हो सकता है। इसलिए कॉलेज में अलग से एथिकल हैकिंग की वर्कशॉप भी होती है जिसमें सिस्टम के बग्स निकालना सिखाया जाता है। मैं भी यही सुझाव दूंगा कि अगर आप में से किसी को हैकिंग की तरफ जाने की इच्छा हो तो प्लीज कोई गलत काम करने का ख्याल पहले से ही दिमाग से निकाल दें, वरना अगर आपने फ्रॉड किया और पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो सीधे जेल जाएंगे। आपके साथ साथ आपके घर वालों को भी बेकार में मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आप सब लोग खुद ही इतने समझदार हैं कि इन सब कामों से होने वाले अंजामों को तो जानते ही हैं, लेकिन मैंने सोचा कि फिर भी बता देता हूं ताकि किसी के मन में कभी ये ख्याल ना आए। खैर, अब ये सब बातें छोड़ दें और मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। 3 घंटे बाद इंटरवल हो गया और सब लोग बैग लेकर क्लास के बाहर जाने लगे। विवेक ने श्रुति से कहा, ठीक है फिर खाना खाने के बाद मिलते हैं। श्रुति ने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए पूछा, कैंटीन चलें क्या? मेरा आज वही दाल सब्जी रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं है। विवेक ने कुछ सोचकर कहा, कैंटीन? हाँ चल सकते हैं। क्या खाना है तुम्हें? ये तो वहीं चलकर डिसाइड कर लेंगे ना, पहले चलो तो सही। उनको जाते देखकर दूर से ही राघव एकदम जल भुन कर रह गया था, लेकिन बोला कुछ नहीं था। उसके पास खड़े अंकुर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए उससे कहा, यार राघव, अब तो मैं तुझे यही सजेस्ट करूंगा कि तू किसी और कन्या की तलाश कर। राघव ने दांत पीच कर कहा, तूने ही कहा था कि इस कल के आए लड़के को श्रुति कोई भाव नहीं देगी और अब तू ही अपनी बात से पलट रहा है। अंकुर गहरी सांस लेकर बोला, मुझे लग रहा है कि इस बार मैं गलत हूं मेरे दोस्त। खैर चल खाना खाने चलते हैं। राघव पैर पटकता हुआ गुस्से से क्लास से बाहर निकल गया। पीछे खड़ा अंकुर मुस्कुराते हुए बतबताया, प्लान धीरे धीरे कामयाब होता हुआ दिख रहा है। उधर विवेक और श्रुति कैंटीन की तरफ आ गए थे। कैंटीन वाला पूरा एरिया एकदम खुले में था। सामने एक पार्क बना हुआ था जिसके आसपास कई सारे टेबल्स कुर्सी रखे हुए थे। कुछ लोग कैंटीन के पास खड़े होकर चाय पी रहे थे तो कुछ कुर्सी पर बैठकर गप्पे मार रहे थे। वहां पहुंचकर विवेक के कुछ कहने से पहले ही श्रुति ने कैंटीन चला रहे 60 वर्षीय बूढ़े रामदास की तरफ देखकर कहा, अरे रामदास अंकल कैसे हैं आप? रामदास भी छुर्रियों वाले चेहरे पर
मुस्कुराहट लाते हुए बोला, ठीक ही है बिटिया, तुम बताओ। बस मैं भी अच्छी हूँ, जरा एक हॉट डॉग निकाल दीजिएगा मेरे लिए। उसके बाद उसने विवेक की तरफ देखकर पूछा, तुम क्या लोगे? विवेक थोड़ा सोचकर बोला, मैं एक आलू पैटीज लूंगा। श्रुति रामदास की तरफ मुड़कर बोली, एक आलू पैटीज दे दीजिएगा अंकल, पैसे मैं दे रही हूँ। यह सुनकर विवेक ने एकदम से कहा, अरे रुको एक मिनट, पैसे तुम क्यों दोगी, मैं देता हूं ना। श्रुति हंसकर बोली, यही प्रॉब्लम है तुम लड़कों का, अगर किसी लड़की के साथ कहीं पर कुछ खाने आते हो तो पैसा देना अपनी ही जिम्मेदारी समझते हो। मैं पेमेंट क्यों नहीं कर सकती? विवेक एकदम से सक पकाकर बोला, अरे तुम तो बुरा मान गई। अच्छा ठीक है, आज तुम पेमेंट कर दो, लेकिन नेक्स्ट टाइम पेमेंट मैं करूंगा, ठीक है? ये सुनकर श्रुति बस मुस्कुरा दी। उसने रामदास को पैसे दिया और उसके बाद वे लोग पार्क में ही रखी दो खाली कुर्सियों पर बैठ गए। श्रुति विवेक से बोली, वैसे तुम बहुत ही इनोसेंट से हो, लड़कियों को कभी कभी ये क्वालिटी काफी पसंद आ जाती है। अच्छा ऐसी बात है? विवेक ने हंसकर कहा, फिर तो मेरे ख्याल से यहाँ मुझे गर्लफ्रेंड बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। श्रुति ने अचानक से टेबल पर रखे विवेक के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। विवेक के लिए श्रुति की यह हरकत थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने खुद ही हाथ थोड़ा सा पीछे खींच लिया। उसके बाद उन दोनों के बीच माहौल थोड़ा सा अजीब हो गया था। जब श्रुति ने देखा कि सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो गई है तो उसने खुद ही विवेक से पूछ लिया, चलो एक एक कॉफी पीकर चलते हैं, क्लास 20 मिनट में शुरू हो जाएगी। हाँ ये ठीक रहेगा। इतना कहकर विवेक भी अपनी कुर्सी से उठा और दोनों वापस कैंटीन की तरफ कॉफी लेने के लिए चले गए। उन दोनों में से किसी को भी खबर नहीं थी कि दूर खड़ा अंकुर उनकी इन हरकतों को अच्छे से नोट कर रहा था। जल्दी क्लास का वक्त हो गया, सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लास की ओर बढ़ने लगे। विवेक और श्रुति भी वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गए, लेकिन अब वो पहले की तरह बातें नहीं कर रहे थे। वीणा मैम ने आकर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाना शुरू किया और 2 लेक्चर के बाद उनकी छुट्टी हो गई। विवेक ने श्रुति की तरफ देखकर कहा, तो ठीक है फिर हॉस्टल चलते हैं। श्रुति कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराकर सर हिला दिया। उसके बाद श्रुति भी अपने हॉस्टल के लिए निकल गई। उसके मन में कई तरह के विचार आ जा रहे थे। वो अपने ख्यालों में इतना खोई हुई थी कि उसे सामने से आती हुई प्रीति भी ना दिखी। प्रीति ने एकदम उसके सामने पहुंचकर चुटकी बजाई तो श्रुति एकदम से ख्यालों की दुनिया से निकलकर वापस हकीकत के धरातल पर आ गई। प्रीति ने मुस्कुराकर पूछा, कहाँ खो गई थी तुम? चलो रूम पहुंचकर फ्रेश भी होना है। श्रुति ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बस उसके साथ चलती। रूम पर पहुंचकर उसने अपना फोन बिस्तर पर रख दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थोड़ी देर बाद अचानक से फोन बजा। श्रुति उछलकर फोन के पास पहुंची। फेसबुक पर विवेक के मैसेज का नोटिफिकेशन देखकर उसके चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट आ गई। बिस्तर पर बैठकर अपना फेसबुक खोला तो देखा कि विवेक की तरफ से मैसेज आया हुआ था, तुम रूम पर ठीक से पहुंच गई? श्रुति ने भी खटाखट रिप्लाई किया, हाँ, और तुम? मैं भी बस अभी हॉस्टल पहुंचा हूं। वैसे मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना विवेक, क्या बात है? लगभग 2 मिनट बाद विवेक की तरफ से रिप्लाई आया, जब कैंटीन पर तुमने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा था तो बहुत अच्छा फील हुआ था। ये मैसेज देखकर तो श्रुति मानो 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। उसे अब तक यही लग रहा था कि वो मोमेंट उसके और विवेक के लिए थोड़ा सा अजीब हो गया था। वो रूम तक आते हुए भी यही सोच रही थी कि कहीं उसकी तरफ से कोई गलती तो नहीं हो गई। लेकिन विवेक के इस मैसेज ने उसकी सारी चिंताएं दूर कर दी थी। उसने आगे पूछा, अगर इतना ही अच्छा लग रहा था तो तुमने हाथ एकदम से पीछे क्यों कर लिया? मैं तो डर ही गई थी कि कहीं तुम्हें बुरा नहीं लग गया हो। विवेक की तरफ से रिप्लाई आया, आई एम सॉरी श्रुति, एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया कि उस वक्त कैसे रिएक्ट करूं, इसलिए मैंने हाथ पीछे कर लिया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हमारी जो भी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए है वो हमें आपस में शेयर करनी चाहिए। श्रुति के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने कहा, तो बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? कुछ ही पलों बाद विवेक की तरफ से मैसेज आ गया, आई थिंक आई लाइक यू श्रुति, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। श्रुति की सांसें और तेज हो गई थी। उसने कांपती उंगलियों से अपनी तरफ से तुरंत विवेक को मैसेज किया, मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूं विवेक। एपिसोड 8।
श्रुति अपने बिस्तर पर लेटी काफी वक्त से विवेक से चैटिंग कर रही थी। प्रीति उसके बगल वाले बेड पर बैठी फोन पर कोई फिल्म देख रही थी। श्रुति प्रीति को इस बारे में पता नहीं चलने देना चाहती थी, क्योंकि वो उसकी आदत के बारे में जानती थी। अगर प्रीति को किसी भी तरह से उसके और विवेक के बारे में पता चल जाता तो वो ये बात पूरे गर्ल्स हॉस्टल में फैला देती। आगे विवेक का मैसेज आया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ श्रुति, क्या तुम कल क्लास के पहले 8 बजे मुझे मिल सकती हो? श्रुति ने टाइप करके भेजा, हाँ बिल्कुल, बोलो कहाँ मिलना है? तुरंत ही विवेक की तरफ से रिप्लाई आ गया, वही मैस के सामने वाली बिल्डिंग के बाहर जहां पर हमारी क्लासेस लगती हैं, वहीं पर मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं, अब मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। कहकर श्रुति ने फोन बंद करके एक तरफ रख दिया और विवेक से मिलने के ख्याल मन में समेटे होठों पर मुस्कान लिए नींद के आगोश में चली गई। उधर अंकुर भी राजन के कमरे में बैठा विवेक की आईडी से काफी वक्त से चैटिंग करके कुर्सी से उठ गया और अंगड़ाई लेने लगा। वहीं बेड पर बैठे राजन से बोला, पता नहीं ये कपल्स आपस में इतनी देर बात कैसे कर लेते हैं, मुझसे तो इससे विवेक बनकर बात करने में पसीने छूट जाते हैं। लगता है रोमांटिक बातें करना अपने बस की बात नहीं। राजन ने मुस्कुराकर कहा, किसे बेवकूफ बना रहा है भाई, रोमांटिक बातें करने में तो तू बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। मुझे नहीं लगता कि अगर श्रुति असली विवेक से भी चैटिंग कर रही होती तो वो भी इतने ढंग से बात कर पाता जैसे तूने की। ऐसा आगे का क्या प्लान है? कुछ खास नहीं, श्रुति विवेक से मिलने जाएगी और मैं पीछे से राघव को भड़का दूंगा और अपना राघव ठहरा बॉडी बिल्डर 2 मिनट में विवेक को धमकी देकर उसकी अक्ल ठिकाने लगा देगा। यह सुनकर राजन बोला, तो इस मामले में श्योर है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि राघव धमकी देने के बजाय हाथापाई पर उतर आए? अरे नहीं, मेरा दोस्त है राघव, उसे अच्छे से जानता हूं मैं, मार पिटाई की नौबत नहीं आएगी। इस मामले में आप निश्चिंत रहिए, लेकिन राघव उसे इतनी बुरी तरह से डरा देगा कि आगे से विवेक बेचारा कभी श्रुति के बगल में बैठने की हिम्मत भी नहीं करेगा। सबसे मजे की बात तो यह है कि विवेक को पता ही नहीं होगा कि आखिर राघव से उसका पंगा हुआ क्यों। उसे इस तरह से कंफ्यूज देखने में बड़ा मजा आएगा। राजन ने हंसकर कहा, वैसे ही कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? तुझे नहीं लगता कि गेम हारने की वजह से तो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा है? यह सुनकर अंकुर मुस्कुराकर बोला, अब बात सिर्फ एक गेम की नहीं रह गई राजन सर। विवेक के कॉलेज में आने से पहले अपना एक दबदबा हुआ करता था जो एकदम से कम हो गया है। इस दबदबे को दोबारा कायम करने के लिए विवेक को बताना पड़ेगा कि जिस कॉलेज में वो पढ़ रहा है वहां के डॉन हम ही हैं। सुबह तैयार होकर विवेक जगदीश के साथ मेस में पहुंच चुका था। जगदीश का दोस्त अंशुल भी उनके साथ आकर बैठ गया था। उसने विवेक से पूछा, और भाई विवेक, कैसी चल रही है पढ़ाई? विवेक के कुछ बोलने से पहले ही जगदीश बोल पड़ा, अरे मत पूछो यार, यह लड़का पगला गया है। कल लगातार 4-5 घंटे पढ़ा है। अरे इंजीनियरिंग में लोग पेपर सिर पर आ जाने तक इतना नहीं पढ़ते जितना भाई साहब एक रात में पढ़ लेते हैं। लगता है कि 1 महीने का छूटा हुआ कोर्स 1 हफ्ते से भी कम समय में कवर करके मानेंगे। अबे इसे देख देख कर हम घबरा जाते कि हम तो कुछ पढ़ाई ही नहीं कर रहे। अंशुल हैरान होकर विवेक की तरफ देखकर बोला, 4-5 घंटे? भाई सेमेस्टर का पेपर देना है या आईएएस बनना है? विवेक हंसकर बोला, अरे यार ये तुम्हें बड़ा चढ़ाकर बता रहा है भाई, दरअसल पढ़ा तो मैं 1-2 घंटे ही था। उसके बाद तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख रहा था। जगदीश ने तपाक से जवाब दिया, हाँ तो उसे भी आम भाषा में पढ़ना ही कहते हैं। विवेक मुस्कुराकर बोला, अब ब्रांच मैंने अपनी पसंद के लिए तो पढ़ना तो है ही भाई। दरअसल प्रोग्रामिंग और कोडिंग जैसी चीजों में मेरी दिलचस्पी इतनी गहरी है कि ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि पढ़ाई एक बोझ है। पढ़ाई बोझ तब लगती है जब आपको ऐसे सब्जेक्ट मिल जाएं जिनमें आपका रत्ती भर भी इंटरेस्ट ना हो। अब जैसे कि हम सबको 11th क्लास में साइंस लेनी पड़ी थी और उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से पाला पड़ा। सच बताऊं तो मेरी मैथ्स फिर भी ठीक थी, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में हालत खराब हो जाती थी। लेकिन उस वक्त भी कंप्यूटर सब्जेक्ट में मैं अपनी क्लास का टॉपर था। बाकी सब्जेक्ट पढ़ने में मन ही नहीं लगता था और मेरी पॉलिसी यही रही है कि अगर आपको अपना पैशन पता है तो उसको फॉलो करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर किसी का इंटरेस्ट ह्यूमन एनाटॉमी में है तो उसे डॉक्टर बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो इंजीनियर या सीए बनने की कोशिश करेगा तो उसे अपनी पढ़ाई बोझ लगने लगेगी ना। लेकिन वही व्यक्ति बायोलॉजी सब्जेक्ट का टॉपर होगा। उसी तरह से अगर कोई ऐसा इंसान कंप्यूटर साइंस ले लेता है जो बस एक महंगे पैकेज वाली जॉब चाहता है लेकिन उसे कोडिंग या प्रोग्रामिंग में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उसे पढ़ाई बोझ ही लगेगी। अंशुल और जगदीश विवेक की बातें
ऐसे ध्यान से सुन रहे थे कि जैसे सत्संग में आए हों। नाश्ता खत्म करने के बाद विवेक उठकर बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, क्लास में भी बस अभी आधा घंटा ही बचा है। विवेक हाथ धोकर बैग टांगे मैस से बाहर निकला तो सामने देखा कि बिल्डिंग के एकदम बाहर ही श्रुति खड़ी हुई किसी चीज का इंतजार कर रही है। वो परेशान होकर बार बार फोन निकालकर टाइम देखे जा रही थी। विवेक उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ श्रुति, यहाँ क्यों खड़ी हो? श्रुति एकदम से विवेक की तरफ मुड़कर बोली, कहाँ रह गए थे तुम? तुमने तो कहा था कि 8 बजे मुझे यहीं बिल्डिंग के पास मिलोगे, लेकिन अब तो 8:15 हो रहा है। विवेक का माथा ठनका। उसने चौंक कर कहा, क्या मैंने तुमसे यहां मिलने को कहा था? ये कब हुआ? ये सुनकर श्रुति बोली, देखो मजाक मत करो विवेक, एक तो मैं यहाँ इतनी देर से परेशान खड़ी तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम्हें अभी मजाक सूझ रहा है। श्रुति मैं सही कह रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। श्रुति गुस्से में बोली, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी और तुम्हारी फेसबुक पर कल रात कोई बात ही नहीं हुई? विवेक ने भौहें तान कर कहा, एक मिनट, फेसबुक? अरे मैंने कल एक बार लॉग इन करने की कोशिश की थी लेकिन हुआ ही नहीं। उसके बाद से तो काम इतना हो गया कि मैं वापस फेसबुक चेक करना ही भूल गया। ये सुनकर श्रुति पर तो जैसे बिजली ही गिर गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी हुआ क्या। उसने वापस धीमी आवाज में विवेक से पूछा, तुम मजाक कर रहे हो ना विवेक? विवेक ने जेब से अपना फोन निकाला और श्रुति को दिखाते हुए कहा, ये लो खुद ही देख लो, मैं तुम्हारे सामने फेसबुक में अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉग इन करने की कोशिश करूंगा। विवेक ने अपने फेसबुक अकाउंट में जैसे ही साइन इन करने की कोशिश की, स्क्रीन पर लाल अक्षरों में इनवैलिड आईडी एंड पासवर्ड लिखा आ गया। ये देखकर श्रुति की आंखें आश्चर्य से भर गई। उसने कांपती आवाज में कहा, तो इसका मतलब जिससे मैं अभी तक चैटिंग कर रही थी वो तुम नहीं थे? विवेक ने कुछ सोचकर फोन पर जीमेल खोला और ऐसा करते ही उसका भी माथा बुरी तरह से ठनक गया। उसके चेहरे पर उभरती चिंता की लकीरें देखकर श्रुति ने पूछा, क्या हुआ विवेक? विवेक ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैंने कुछ समय के लिए जीमेल पर आने वाले मैसेजेस के नोटिफिकेशंस ऑफ कर दिए थे, इसलिए 2-3 दिन में जितने भी नए मेल आए उनकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। परसों ही फेसबुक की तरफ से भी मैसेज आया था। जब भी हम किसी नई डिवाइस में फेसबुक लॉगिन करते हैं तो जीमेल पर हमें अलर्ट करने के लिए एक मैसेज आता है जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। ऐसा ही एक मैसेज मेरे पास आया था जिसमें फेसबुक ने मुझसे पूछा है क्या मैंने हाल ही में किसी नई डिवाइस से लॉगिन किया या नहीं, जबकि मैंने तो हाल फिलहाल में अपना फोन छोड़कर किसी दूसरे डिवाइस से फेसबुक पर साइन इन ही नहीं किया। यह सुनकर श्रुति कुछ सोचते हुए बोली, कहीं इसका मतलब वही तो नहीं जिसका मुझे डर है? विवेक धीमी आवाज में बोला, वही मतलब है श्रुति, किसी ने मेरा अकाउंट हैक करके तुमसे बात करने की कोशिश की है। ये किसी हैकर का काम है। यह सुनकर श्रुति को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। विवेक को लेकर उसके मन में काफी फीलिंग्स आ गई थी, लेकिन अब अचानक से ही उसके सारे सुहावने ख्यालों को तो जैसे एक झटके में ही ब्रेक लग गया था। उसकी आंखों से वहीं आंसू बह जाने को तैयार थे, लेकिन वो विवेक के सामने भावुक नहीं होना चाहती थी। विवेक भी अपनी आईडी हैक होने की वजह से परेशान था, इसलिए श्रुति की स्थिति की तरफ उसका ज्यादा ध्यान नहीं गया। उसने श्रुति से पूछा, इस हैकर ने तुमसे किस तरह से बात की थी श्रुति? श्रुति एकदम नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ खास नहीं, लेकिन उसे मेरे और तुम्हारे बारे में सब पता था। उसने नोट्स फोटोकॉपी करवाने के लिए थैंक्स बोला और कॉलेज से रिलेटेड ही सारी बातें की, इसलिए मुझे भी यही लगा कि तुम ही हो। फिर उसने मुझे यहाँ बिल्डिंग के बाहर 8 बजे मिलने के लिए बोला। श्रुति ने जानबूझकर बातचीत का वो वाला हिस्सा विवेक को नहीं बताया जहां उनके बीच हल्की फुल्की रोमांटिक बातें हुई थी, और श्रुति ने अपने दिल की बात चैटिंग के जरिए कह दी थी। इस वक्त विवेक का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने कहा, इसका मतलब हैकर कॉलेज से बाहर का नहीं है, इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि हमारी क्लास का ही हो, वरना उसे इतनी डिटेल में चीजें पता नहीं हो सकती थी। आखिर कौन हो सकता है ये? अचानक से वो चुटकी बजाकर बोला, मैं समझ गया, ये कौन हो सकता है। श्रुति को भी पता करना था कि वो कौन था जिसने उसकी भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ किया, तो उसने भी उत्सुकता के साथ पूछा, कौन है वो विवेक? विवेक बोला, अंकुर शर्मा। केवल उसी के पास ऐसी स्किल्स है कि वो किसी सिस्टम को इतने अच्छे तरीके से हैक कर सके। उसकी इसी स्किल की वजह से सीनियर्स भी उससे खौफ खाते हैं कि न जाने किसके अकाउंट को चुटकियों में हैक करके किस तरह की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर दे। मैंने उसे काउंटर स्ट्राइक के गेम में हराया था, मुझसे उसी बात का बदला ले रहा है शायद। अचानक से श्रुति की भौहें तन गई। वो तुरंत आगे की तरफ बढ़ती हुई बोली, उस अंकुर के बच्चे को तो मैं अभी क्लास में जाकर बताती हूँ।
विवेक एकदम से उसकी कलाई थाम कर बोला, अरे रुको रुको, कहां जा रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम उसके सामने जाकर उससे पूछोगी कि मेरी आईडी हैक क्यों की, और वो तुम्हें बता देगा? उल्टा वो तो साफ मना कर देगा कि उसने कोई आईडी हैक नहीं की और हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। श्रुति गहरी सांस लेकर बोली, तो फिर तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? विवेक ने बोला, फिलहाल तो अपना गुस्सा शांत करो और क्लास में चलो। मैं नहीं चाहता कि इस बात को लेकर क्लास में किसी भी तरह का बवाल हो। मेरे पास अंकुर से निपटने का एक तरीका है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी प्लीज उसे सामने देखकर किसी भी तरह का रिएक्शन मत देना, वरना हम ही बुरे देखेंगे। उसका क्या है, वो तो साफ मना कर देगा कि मैंने तो कोई आईडी हैक नहीं की। श्रुति बोली, ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन अंकुर को सबक सिखाए बिना मैं अब उसे छोड़ूंगी भी नहीं। यह सुनकर विवेक ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, अंकुर को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा और बहुत करारा जवाब मिलेगा। तुम बस खुद पर काबू रखना। श्रुति ने हल्के से सर हिला दिया। अब उसने काफी हद तक अपनी हिलोरे लेती भावनाओं पर काबू कर लिया था, लेकिन इस घटना ने उसे अंदर से थोड़ा सा हिला तो दिया ही था। राघव भी संयोग से उसी वक्त बिल्डिंग के अंदर घुसा था। विवेक और श्रुति को साथ में जाते देखकर वो मुट्ठी भींच कर बोला, बस बहुत घूम लिया ये लड़का श्रुति के साथ, अब इसका कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। विवेक और श्रुति क्लास में पहुंचे। विवेक हमेशा की तरह क्लास में घुसते ही पढ़ने वाली पहली रो की आखिरी बेंच पर बैठा हुआ था। विवेक और श्रुति को देखकर उसके चेहरे पर मक्कारी भरी मुस्कान आ गई। ये देखकर श्रुति गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन विवेक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर इनकार में सर हिला दिया। इसके बाद वो दोनों जाकर वापस अपनी सीट पर बैठ गए। थोड़ी देर में राघव भी आकर अंकुर के बगल में बैठ गया। आज उसका मूड कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका था। अंकुर ने उससे पूछा, क्या हुआ मेरे शेर, आज इतना उदास क्यों है? राघव, अब मुझे लग रहा है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। अब ये लड़का मुझे गुस्सा दिला रहा है। अंकुर, अरे टेंशन क्यों ले रहा है? एक काम कर, अगर तू श्रुति को लेकर इतना सीरियस है तो शाम को एक बार जाकर विवेक से बात कर लेना। इस बात पर राघव ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। थोड़ी देर में सुमित शर्मा पढ़ाने आ गए, लेकिन आज विवेक या श्रुति दोनों में से किसी का मन पढ़ाई में नहीं था। वे बस इंतजार कर रहे थे कि कब 3 घंटे बीते और इंटरवल हो। जैसे तैसे 3 क्लासेस खत्म हुई और इंटरवल हो गया। श्रुति ने मुड़कर विवेक से कहा, तो अंकुर से निपटने के लिए क्या प्लान है तुम्हारे पास? विवेक ने उठते हुए कहा, मेरे साथ कॉलेज के बाहर वाले साइबर कैफे तक चलो, तुम्हें रास्ते में सब समझा दूंगा। श्रुति ने एक बार फिर अंकुर की तरफ देखा, जो कि दोनों पर एक सरसरी निगाह डालते हुए क्लास से बाहर निकल गया था। फिर उसने विवेक की तरफ मुड़कर कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी चलो, मैं इसे सबक सिखाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। जल्दी ही वे दोनों बिल्डिंग से बाहर निकल आए और कॉलेज गेट से बाहर की तरफ बढ़ने लगे। श्रुति शांत थी। उसे ज्यादा कुछ ना बोलते देखकर विवेक ने कहा, वैसे मेरी बात मानने के लिए थैंक्स, वरना मुझे लग रहा था कि तुम आज मुक्का मारकर अंकुर के दांत तोड़ दोगी। श्रुति ने भौहें तान कर कहा, मेरा मन तो वही कर रहा था, लेकिन फिर मैंने खुद पर कंट्रोल रखा क्योंकि अंकुर को उसी की भाषा में जवाब देना ज्यादा जरूरी है। ये सब बातचीत करते हुए वे कॉलेज के एकदम दाईं तरफ बने छोटे से साइबर कैफे तक आ गए। जब वे कैफे के अंदर गए तो सबसे पहले डेस्क पर एक 35-40 साल का मोटा सा आदमी बैठा था, जिसका चेहरा काफी गंभीर था। लाइन से दाईं और बाईं तरफ 3-3 कंप्यूटर थे, जिनमें से कुछ खाली थे और कुछ पर कॉलेज के ही लड़के बैठकर अपने असाइनमेंट्स वगैरह कर रहे थे। सबसे कोने में एक फोटोकॉपी की मशीन थी। विवेक ने उस मोटे व्यक्ति के पास जाकर कहा, अंकल थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर खाली चाहिए। उस आदमी ने बिना विवेक की तरफ देखे कहा, 1 घंटे का 20 रुपया। वैसे कितनी देर का काम है? विवेक ने कुछ सोचते हुए बोला, हाँ लगभग 1 घंटा तो लग ही जाएगा। उस आदमी ने कोने वाले कंप्यूटर की तरफ इशारा कर दिया। विवेक और श्रुति फटाक से उस कंप्यूटर के पास पहुंचे। दोनों एक एक कुर्सी खींचकर वहीं अगल बगल बैठ गए। विवेक ने सीपीयू ऑन कर दिया। मॉनिटर ऑन होने में थोड़ा समय ले रहा था। उसी दौरान श्रुति ने विवेक से पूछा, तो अब तुम क्या करने का सोच रहे हो? वही जो अंकुर ने मेरे साथ किया। विवेक ने श्रुति की तरफ देखकर कहा, मैं चाहता था कि ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि मैं कोई गैर कानूनी या गलत काम नहीं करना चाहता था, लेकिन अब बात हद से आगे बढ़ गई है, इसलिए अंकुर का फेसबुक अकाउंट मैं हैक करूंगा। श्रुति थोड़ा सा चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली,
कोई और दिन होता तो मैं तुमसे कहती कि ऐसा करना गलत है, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं रोकने वाली। बल्कि मैं चाहती हूं कि तुम उसका अकाउंट हैक करो, ताकि उसे भी पता चले कि इस तरह की हरकत करके वो बच नहीं सकता। विवेक ने आगे कहा, किसी भी इंसान का फेसबुक पासवर्ड हैशिंग एल्गोरिदम द्वारा एन्क्रिप्टेड होता है, जिसका मतलब पासवर्ड के ऊपर एक ऐसी लेयर होती है जिसमें वो अच्छी तरह से हाइड हो जाता है। अक्सर हैकर्स हैशिंग एल्गोरिदम की मदद से हाइड किए गए सिंपल पासवर्ड को क्रैक कर लेते हैं। अंकुर ने भी वही किया होगा। अब मुझे भी उसी की भाषा में उसे जवाब देना होगा, ताकि उसे पता चले कि भले ही वो एक माहिर हैकर है, लेकिन कोई भी कॉलेज में इस तरह की मनमानी नहीं कर सकता। इतना कहते ही विवेक के हाथ खटाखट कीबोर्ड पर चलने लगे। वो फेसबुक पर अंकुर के अकाउंट को सर्च कर रहा था। कुछ ही मिनट्स की मशक्कत के बाद अंकुर का अकाउंट उसके सामने था। देखकर विवेक के साथ साथ श्रुति की आंखों में भी चमक आ गई। अंकुर को एक अच्छा सबक सिखाने का प्लान तो बना चुके थे।